तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का पार्ट 2, जिसमें हम सूर्य और चंद्रमा दोनों के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य एक तारा है जो गैस का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और बाकी बहुत सारे तत्व हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य एक तारा है। देखते हैं उसके बारे में और उसके अंदर क्या क्या है, तो पूरा उसका डीप में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्य के बारे में, तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये आपको याद रखना है। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे फैक्ट मैं बताते चलूंगा। और सूर्य सबसे बड़ा पिंड है सौरमंडल का। यह एक मध्यम आकार का तारा है। अगर तारों की अगर हम बात करें तो तारे बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, बट सूर्य जो है एक मध्यम आकार का तारा है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है, तो सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर आती है हीलियम। सूर्य की अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही बाकी सभी पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना कि सूर्य के परिक्रमा जितने भी ग्रह करते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो सूर्य की ग्रेविटी के कारण करते हैं। और सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। और ये हमारी गैलेक्सी दूध मेखला, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि सूर्य हमारी गैलेक्सी से कितना दूर है, तो सूर्य हमारी गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति से परिक्रमा करता है। और इसकी जो परिक्रमण काल है मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में इसे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसकी जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से सूर्य मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो उसको 25 करोड़ या 250 मिलियन वर्ष हम कहते हैं, जिसको एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं, तो एक ब्रह्मांड वर्ष होता है सूर्य के द्वारा गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने के समय को। तो सूर्य गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसको आप 250 मिलियन भी बोल सकते हैं। और किस चाल से लेता है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से लेता है, जिसको हम एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं या कॉस्मोस ईयर भी बोल सकते हैं। सूर्य अपने एक्सिस पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। तो सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा करता है। इसके मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग मतलब जो पोल है 35 दिनों में एक घूर्णन करते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71% इसके अंदर है, हीलियम दूसरे नंबर पर 26.5% है। और बाकी के अन्य गैसें में अगर हम देखें अन्य तत्वों में इसमें 2.5% है। अब सूर्य के केंद्रीय भाग का या उसके कोर का जो तापमान है वो 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है। ये आपको याद रखना। तो सूर्य के बारे में जो फैक्ट की अगर हम बात करें तो सूर्य हमारी गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और उस गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से जब चक्कर लगाता है तो सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। उसको आप 250 मिलियन बोल सकते हैं, और जिसे हम एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। यह अपने एक्सिस पर घूमता है पर पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। यह भी आपको याद रखना है, इसका घूर्णन अलग है, परिक्रमण अलग है। इसका जो मध्य भाग है 25 दिनों में, इसका जो ध्रुवीय भाग है 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा कर पाता है। सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है जो 71% है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हीलियम है 26.5% है, और बाकी 2.5% में अन्य तत्व है। सूर्य के केंद्र के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सूर्य का जो केंद्र का टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और बाहरी सतह का जो इसका तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो
तो 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। इसकी बाहरी सतह का अगर तापमान की अगर हम बात करें तो इसका जो बाहरी सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सूर्य के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। उसके बाद इस सूर्य की जो दीप्तिमान सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, या आप इसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है, या आप इसे वर्णमंडल समझ सकते हैं। ये लाल रंग का होता है और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को कोरोना या सूर्य किरीट हम कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे कौन सी चीज दिखाई देती है, तो कोरोना आपको याद रखना है, सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरीट एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है और सूर्य का मुकुट इसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें सूर्य के बारे में आगे, तो सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष से लगभग 5 बिलियन वर्ष तक ये हमें एनर्जी देता रहेगा, और ये वाली लाइन यहाँ पे रॉन्ग है, बस इसको याद रखना। उसके बाद में अगर हम देखें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें या प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय यहाँ पर लगता है। सूर्य के धब्बे मतलब जो सन स्पॉट होते हैं वो 22 साल तक का उसका टाइम पीरियड होता है, जिसमें 11 साल तक बनते हैं और 11 साल तक बिगड़ते हैं। तो ये चलते हुए गैसों के खोल होते हैं। इसका जो तापमान की अगर हम बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसका मतलब है 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके स्पॉट की बात करें, इसके धब्बों की बात करें, तो वो 4500 कम होते हैं, इसका मतलब 1500 कम होते हैं, इसका मतलब 4500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। सूर्य के धब्बों का एक चक्र जो होता है वो 22 वर्ष का होता है, जिसमें पहले 11 साल तक ये धब्बा बढ़ता जाता है और अगले 11 साल के बाद ये कम होता जाता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय इफेक्ट पैदा होते हैं। ये याद रखना कि जब सूर्य का जो ये स्पॉट है घूमते घूमते पृथ्वी के साइड आ जाता है, उस कंडीशन में पृथ्वी पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, जिसके कारण इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो है, टेलीविजन है, जितने भी संचार साधन है या बिजली चलित मशीनें हैं, इनमें गड़बड़ी उत्पन्न होती है। सूर्य के व्यास की अगर हम बात करें, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास कितना गुना है, तो पृथ्वी के व्यास से सूर्य का जो व्यास है वो 110 गुना है। और अगर व्यास की पूछे कितना व्यास है, तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। अगर पृथ्वी 1 किलो की होती तो 13 लाख किलो का होता आपका सन, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, जो भी बहुत है। अगर हम गर्मियों में देखते हैं तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत होता है, तो उस हिसाब से हमें सिर्फ 2 अरबवां भाग मिल पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें सूर्य के जो धब्बे होते हैं, जिसको हम स्पॉट कहते हैं, स्पॉट का जो तापमान होता है वो 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 22 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं या पृथ्वी से जब ये दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, जिसके कारण रेडियो है, टेलीविजन है और बिजली से चलने वाले जो सभी सामान है उनको चलने में गड़बड़ी होती है। ये आपको याद रखना। सूर्य के व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 110 गुना है। फिर अगर हम बात करें सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है,
तो 2 अरबवां भाग मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सूर्य के केंद्र की, कि सूर्य के केंद्र में क्या है, वहां पे एनर्जी कैसे बनती, उस सब के बारे में हम समझते हैं। तो सूर्य का आंतरिक भाग जो होता है उसको हम सूर्य का केंद्र कहते हैं, जहां तापमान लगभग 15 मिलियन केल्विन के आसपास होता है, या 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ये चीज भी आप वही है, और 15 मिलियन केल्विन भी वही है। केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जब हाइड्रोजन और हीलियम बनते हैं उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इस प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सूर्य में ऊर्जा कहां से मिलती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें रिस्पॉन्सिबल है सूर्य की ऊर्जा के लिए। जिस दिन हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगी उस दिन सूर्य ऊर्जा देना बंद कर देगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका जो रेडिएटिव जोन है वो क्या है, तो इसके बाहर जो रेडिएटिव जोन होता है यह केंद्र से बाहर का क्षेत्र होता है, जहां पर ऊर्जा केंद्र से विकिरण के रूप में बाहर की ओर आती है। इस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुत धीमा होता है और एक फोटोन को इस क्षेत्र से बाहर निकलने में लगभग हजारों साल लगते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका कनेक्टिव क्षेत्र कौन सा होता है, कन्वेक्टिव क्षेत्र मतलब संवहन क्षेत्र। इस क्षेत्र में ऊर्जा संवहन के माध्यम से बाहर की ओर आती है और गर्म गैसें ऊपर उठती है और ठंडी गैसें नीचे आती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब सूर्य से जो हमारे पास एनर्जी पहुंचती है उसको बाहर निकलने में, सूर्य के केंद्र से बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लगता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सूर्य है। अब सूर्य के सारे जोन आपको दिख रहे हैं, तो ये सबसे पहले सूर्य का केंद्र है, ये आपको भीतर भीतर दिखाई दे रहा होगा, ये सूर्य का केंद्र है। इसके बाद में अपन ने रेडिएटिव जोन देखा, तो ये दूसरे नंबर पे रेडिएटिव जोन है। फिर इसके बाद में हम कन्वेक्टिव जोन देखा, तो ये कन्वेक्टिव जोन है। तो इससे जब एनर्जी बाहर आती है तो ये विकिरण के माध्यम से बाहर आती है, और इससे जो एनर्जी बाहर आती है तो ये काय के माध्यम से, तो संवहन के माध्यम से बाहर आती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये अगला है क्रोमोस्फियर, तो ये क्रोमोस्फियर वाला जोन है। और आखिरी में अगर हम देखें तो ये जो लास्ट वाला आपका जो जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम कोरोना कहते हैं, जो आपको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यहाँ से हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पे लाइट दिखाई देती है, या इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अब सूर्य की जो फोटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो फोटोस्फीयर क्या है, तो यह सूर्य की वह सतह है जिससे पृथ्वी से हम देख सकते हैं, और इसका जो तापमान होता है लगभग 5500 केल्विन के आसपास इसका तापमान होता है। इस पर जो सनस्पॉट पाए जाते हैं ठंडे और गहरे क्षेत्र होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिनका जो तापमान होता है वो 4500 डिग्री के आसपास होता है। फिर क्रोमोस्फीयर क्या है, तो क्रोमोस्फीयर की अगर हम बात करें तो यह फोटोस्फीयर के ऊपर की परत होती है। 4500 केल्विन सेल्सियस यहाँ पर तापमान होता है, और 4500 से लेकर 25,000 केल्विन के आसपास का यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कोरोना, तो जो सबसे बाहरी लेयर है ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सूर्य की सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर कहते हैं, बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कोरोना। और सूर्य ग्रहण के समय क्या दिखता है, तो कोरोना। यह सूर्य की बाहरी वायुमंडल है जो लाखों किलोमीटर तक फैला है। इसका तापमान लाखों केल्विन में होता है, जो फोटोस्फीयर से भी अधिक है। कोरोना से सौर वायु निकलती है जो चार्ज कणों की एक धारा है, ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद है सूर्य की गतिशील प्रक्रिया, जिसमें क्या क्या होता है सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं में, तो सबसे मेन चीज होता है सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके कारण सूर्य में एनर्जी बनती है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य के प्रकाश और गर्मी के रूप में हमें मिलती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य के अंदर है न्यूक्लियर फ्यूजन, या नाभिकीय संलयन भी हम इसे बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन से हीलियम, और हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ही एनर्जी निकालते हैं।
अब सन स्पॉट क्या होते हैं? तो सन स्पॉट मैंने आपको बता दिए कि सूर्य की सतह पर ठंडे और गहरे क्षेत्र होते हैं। सन स्पॉट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ियों के कारण बनते हैं। सोलर फ्लेयर्स क्या होती है? तो ये सूर्य की सतह पर अचानक होने वाले विस्फोट होते हैं और इनमें बड़े पैमाने में ऊर्जा और कण निकलते हैं जो पृथ्वी की चुंबकीय परत और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर देते हैं। इसे सौर ज्वाला भी हम समझ सकते हैं। अब कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? तो ये कोरोनल से प्लाज्मा के बड़े गुच्छों का उत्सर्जन होता है, सीएमई और तूफान का कारण बन सकता है और पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक तूफान उत्पन्न करता है। तो सूर्य के बारे में पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जैसे सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य चक्कर लगाता है मिल्की वे के, मतलब हमारी गैलेक्सी के, उसी प्रकार चंद्रमा चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ये आपको याद रखना। पृथ्वी का एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। अब इसके बारे में, चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, ना चंद्रमा कोई तारा है, जबकि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी भी कोई तारा नहीं है। पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य एक तारा है। सबसे पहले चंद्रमा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको समझते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आर्टिफिशियल उपग्रह तो बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों ने छोड़ रखे, इसरो के माध्यम से, इसरो के माध्यम से, और हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह। अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? तो गैनीमीड था और दूसरा हमने देखा था टाइटन था। 5वां सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, ये आपको याद रखना है। तो यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन को करने वाले विज्ञान को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो चंद्रमा को जिसमें हम अध्ययन करते हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान को हम शांति सागर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा पे जो धूल के कण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा का ये पिछला भाग है जो अंधकार में होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटिस पर्वत है, ये आपको याद रखना। 35,000 फीट ऊंचा है और मीटर में अगर हम देखें तो ये 10,668 मीटर के आसपास है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट जितना लगभग, आप समझ सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो ये चंद्रमा के जो फैक्ट थे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, दूसरा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उसको हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का जो पिछला भाग ही है शांति सागर का हिस्सा जो अंधकार में है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटिस पर्वत है और 35,000 फीट ऊंचा है, मीटर में 10,668 मीटर के आसपास ये है। चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है। अब चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है या जीवाश्म ग्रह भी से कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जो भी मैंने आपको अंडरलाइन किया है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देखें कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे के आसपास ये करता है और इतने ही समय में अपने एक्सिस पर एक घूर्णन करता है। जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में लगभग ये अपने एक्सिस पे भी घूर्णन करता है और यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव हमें एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे घूमते जाऊंगा, ऐसे घूमते जाऊंगा और ऐसे रोटेट भी होते जाऊंगा और रिवॉल्यूशन भी मैं करता जाऊंगा, तो आपको सदैव मेरा एक ही भाग दिखेगा। तो इसी के कारण चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र हम 57% भाग देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है जो मेन इसके फैक्ट है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है, इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार ही। चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8
81 है। ये आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी कहते हैं। शांति सागर यहाँ के धूल के कणों को कहते हैं। चंद्रमा के पिछले भाग में स्थित है जो अंधकार में है। अगर हम बात करें कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेबनेटिस पर्वत जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में करता है और इतने समय में घूर्णन भी कर लेता है। इसी वजह से चंद्रमा का सदैव हमें एक ही भाग दिखाई देता है और 57% भाग हम चंद्रमा का पृथ्वी से देख पाते हैं। और इसका परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। ये आपको याद रखना है जो इसके मेन फैक्ट है। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है और ये अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सुपर मून क्या होते हैं, ब्लू मून क्या होते हैं, इन दोनों चीजों को और हम देख लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति में सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद का 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ऑब्वियसली कि चंद्रमा जब वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो चंद्रमा पृथ्वी से दूर भी चला जाता है, चंद्रमा पृथ्वी के पास भी आ जाता है। जब पृथ्वी के पास होता है उसको हम सुपर मून कहते हैं और सुपर मून वाली घटना में 14% तो बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला ये दिखाई देता है। तो इसको हम कहते हैं सुपर मून वाली घटना। अब सुपर मून शब्द कहां से लिया गया, तो 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल के द्वारा इस शब्द को दिया गया था। अब ब्लू मून और समझ लेते हैं। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। उस स्थिति में दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उससे ब्लू मून कहते हैं। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम होना होता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं 2 और 31 अगस्त को आई थी। उस सिचुएशन में इनमें से 31 अगस्त वाली जो पूर्णिमा थी उसको हम ब्लू मून कहते हैं। तो ये याद रखना, पर हर पूर्णिमा को ब्लू मून नहीं होता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर भी कहा जाता है। अब चंद्रमा के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी और पृथ्वी की गतियां, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं, एक साल कैसे होता है और एक दिन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।